हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? फटाफट से ज्वाइन करिए। कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? जितना कल तक पढ़ाया सब समझ आया या फिर नहीं आया? कुछ नहीं था, जो टेबल्स बताई, जो भी बताया, सब कुछ याद करना था। और सारी चीजें जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। बाकी ये टेबल जो मैंने बताई थी, क्रिटिकल वैल्यू वाली, टू टेल्ड टेस्ट और राइट टेल्ड टेस्ट और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट की, वो आपको जो है वो लर्न करनी है। 1% पे कितना मान होगा, 5% पे कितना मान होगा और 10% पे कितना मान होगा, इतना जो है वो आपको पता चल गया होगा। राइट टेल्ड है या फिर लेफ्ट टेल्ड है, ये भी जो है वो मैंने आपको समझा दिया था। आई होप सबको सब कुछ सारी चीजें समझ आई होगी। बाकी जो भी चीजें हैं, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और ज्यादा समझ आ जाएगी। तो अब बात आती है टेस्ट, कि जब हम हाइपोथेसिस के टेस्ट करते हैं तो हम हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे कैसे। बेसिकली बात क्या आती है कि हाइपोथेसिस का टेस्ट करना है तो हाइपोथेसिस का टेस्ट किया कैसे जाएगा। तो हाइपोथेसिस का टेस्ट जो हम करेंगे वो हमारे दो जो है वो इसके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होते हैं हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दो तरीके के टेस्ट होंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में आप बेसिकली क्या पढ़ोगे और क्या होता है पैरामेट्रिक टेस्ट? बेसिकली जहां पर आपको मतलब कि जो आपका पॉपुलेशन है वो आपको पता होता है, वो आपको ज्ञात होता है, जिससे आप सैंपल ले सकते हो, वो हमारा क्या होता है, वे सब हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो अज्ञात होती है, अननोन होती है, आपको उसके बारे में नहीं पता होता, जिससे आप सैंपल ले सको। बेसिक सी बात समझ आई? मैंने कहा पैरामेट्रिक टेस्ट में कि पैरामेट्रिक टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट होंगे इससे, जैसे कि हमारा जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली क्या होगा? पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली ये होगा कि इसमें आपको पॉपुलेशन का पता होगा और आप पॉपुलेशन में से अपना सैंपल जो है वो ले सकते हो, दैट इज पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होगा कि आपको पॉपुलेशन का नहीं पता है, और जब आपको पॉपुलेशन का नहीं पता है तो सैंपल कहाँ से लोगे? मैंने बताया था कि ये आपकी पॉपुलेशन है इतनी सारी, तो इसमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, गुण विद्वान होते हैं इस सारी पॉपुलेशन के, वो आपका क्या होता है, सैंपल होता है। अब आपको पॉपुलेशन ही नहीं पता तो आप सैंपल कहाँ से लोगे? तो वे हमारे ऐसे टेस्ट हमारे क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो लिखिए इसमें समग्र यानी कि पॉपुलेशन, ज्ञात होता है जिससे सैंपल लिया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, जब सैंपल का पता नहीं हो। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में पॉपुलेशन नहीं है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं वरना मेरे बैक साइड हाइड हो जाएगा। इसमें पॉपुलेशन अननोन, अज्ञात हो
होती है होती है जिससे सैंपल लिया जाता है। आई थिंक बेसिक सी बात आपको समझ आई होगी। बेसिक सी बात क्या आई होगी, आपको समझ आई होगी। अब हम बेसिकली पढ़ना आपके सिलेबस में दोनों है। नॉन पैरामेट्रिक तो आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से आगे पूरा डाला हुआ है, जिसमें रन, साइन, मीडियन ये सब जो है वो दिया हुआ है। नॉन पैरामेट्रिक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ पैरामेट्रिक की। किसकी बात करेंगे? पैरामेट्रिक की, क्योंकि पैरामेट्रिक ही हमें जो है वो कंप्लीट करना है पहले। तो यहाँ तक आई होप सबने लिख लिया होगा। कुछ ज्यादा था नहीं लिखने का, बहुत ही छोटा सा था, जिससे आपका जो है वो जब आप बाद में रिवीजन करने लगो तो आपका सीक्वेंस और फ्लो ना टूटे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, अब हम पढ़ेंगे बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट। अब मेरे से ये मत पूछ लेना कि मैम पैरामेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीज बच्चा गूगल कर लेना पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वे हमारे दो टाइप के होंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट भी टेस्ट करेंगे हम, हाइपोथेसिस का जब टेस्ट करेंगे दो तरीकों से होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू। अब हम उसमें से बेसिकली पढ़ रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, और पैरामेट्रिक टेस्ट में भी हमारे दो तरीके के जो है वो क्या होंगे, सैंपल होंगे। कौन कौन से? एक तो लार्ज सैंपल होगा और एक होगा स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल यानी कि जब हमारे पास में लार्ज सैंपल होगा तब हम कौन से मेथड से जो है वो अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। और एक यानी कि स्मॉल सैंपल, यानी कि जब हमारे पास में स्मॉल सैंपल होगा तब हम कैसे जो है वो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, कौन कौन से मेथड से। तो जब लार्ज, सबसे पहले तो लार्ज सैंपल की अगर मैं बात करूं तो लार्ज सैंपल क्या होता है, बेसिकली जब हमारा सैंपल 30 से बड़ा होता है। कितने से बड़ा होता है? 30 से। मतलब हमारी इकाइयों की संख्या, हमारी यूनिट्स की संख्या 30 से ज्यादा हो जाती है। तो जब हमारी यूनिट्स की संख्या 30 से ज्यादा हो जाती है तो वो हमारा सैंपल क्या होता है, वो हमारा लार्ज सैंपल होता है। और लार्ज सैंपल की हम टेस्टिंग जेड टेस्ट से करेंगे, जिसको जी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर जेड टेस्ट, आपको जो कहना है कह सकते हो। ओके। उसके अलावा स्मॉल सैंपल क्या होता है, यानी कि आपकी जो यूनिट्स है उनकी संख्या जो है वो या तो 30 है या फिर 30 से कम है, वो हमारे स्मॉल सैंपल होते हैं, जिसमें हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, एनोवा टेस्ट पढ़ेंगे। अब न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से, जहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे, मतलब आप बोलोगे कि मैम इतने दिन से आप क्या पढ़ा रहे थे, अगर वहां से एग्जाम में नहीं आ रहा था, अगर मैं डायरेक्ट पैरामेट्रिक टेस्ट लिख के पढ़ाना स्टार्ट कर देती तो आई होप किसी को समझ नहीं आने वाला था। और बेसिकली स्टार्टिंग से ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अदर्स एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको उन सब चीजों के बारे में बताया था। ओके। अब बात आती है पैरामेट्रिक टेस्ट की, और पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने देखा लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। तो लार्ज सैंपल हमारा क्या होगा, क्या यही होगा हमारा, जब प्रतिदर्श यानी कि सैंपल का आकार 30 या 30 से बड़ा हो। ओके। स्मॉल सैंपल जब हमारा मान जो है वो 30 से क्या हो, छोटा हो। सैंपल जब सैंपल 30 से छोटा हो। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सा टेस्ट हमको जो है वो पढ़ना है। वैसे नॉर्मल में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो जेड टेस्ट से ज्यादा बनते हैं और टी टेस्ट से ज्यादा बनते हैं। इस बात को, मतलब कि जेड टेस्ट को बहुत एक्सट्रीम लेवल अच्छे से करना है,
उसके बाद एफ टेस्ट को जो है वो अच्छे से करना है। बाकी सब आपको आना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है, बाकी सब आपको आना चाहिए। लेकिन जेड टेस्ट आपको हाईएस्ट लेवल का जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, जेड टेस्ट आता है, जो हमारा प्रोफेसर रोनाल्ड फीसर ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर रोनाल्ड फीसर ने जो है वो हमारा जेड टेस्ट दिया था। नॉर्मल वे में हम यही जो है वो टेस्ट करते हैं। अब बात करूं मैं अपने स्मॉल सैंपल की, तो स्मॉल सैंपल में हमारे कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, जिसको स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और इसके अलावा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा। काई स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको। इतनी चीजें नोट डाउन की। देखो, एक चीज भी छोड़नी नहीं है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर एक भी टफ करके क्लास बंक करोगे, या फिर चीजों को टफ समझ के, ये सोच के कि समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दे, तो वो सब करोगे तो ध्यान रखना, अपने एग्जाम एसओ के सिलेक्शन से आप लोग उतने ही दूर होते चले जाओगे जितना आप स्टैटिक्स से दूर होने की कोशिश करोगे। इस बात को आज मेरे को याद रख लेना, स्टैटिस्टिक्स से बिल्कुल दूर नहीं होना है। समझ आए या ना आए, क्लास लेनी है। एक बार समझ नहीं आ रहा है, 2 बार क्लास को देखो, 3 बार समझ नहीं आ रहा है, 4 बार देखो, लेकिन इतनी बार उसको देख लो कि अगली क्लास से पहले आपको जो है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाए और दिमाग में बैठ जाए। लेकिन मैं सीरियसली बताती हूँ, स्टैटिस्टिक्स एक बार आपको समझ आने लगी तो प्यार हो जाता है आपको स्टैटिस्टिक्स से। ध्यान रखना इस बात को। तो आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा। अब हम पर्टिकुलर एक एक टेस्ट लेके बात करेंगे, जैसे कि जेड टेस्ट हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, कास्टर टेस्ट पढ़ेंगे, एनोवा टेस्ट पढ़ेंगे। हम सारे टेस्ट पढ़ेंगे अब। और इन्हीं टेस्ट से रिलेटेड क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। बात सुन रहे हो मेरी? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड जो है वो बनते हैं। डन यहां तक? ओके। अब भाई बड़े बड़े वर्डों में लिख लूं, सेट टेस्ट दिया किसने है? प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर। किसने दिया है? प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर ने जो है ये टेस्ट हमारा दिया है। बेसिकली यूज कब किया जाएगा जेड टेस्ट का? जेड टेस्ट का यूज तब किया जाएगा जब आपके पास में सैंपल का साइज क्या है, लार्ज है, और आपको जो पॉपुलेशन मीन है उसका आपको पता होता है। जब आपको पता नहीं होता है पॉपुलेशन मीन का, तब हम क्या करते हैं, टी टेस्ट करते हैं। लेकिन जब हमें पॉपुलेशन मीन पता होता है और हमारा सैंपल जो है वो हमारा क्या होता है, लार्ज होता है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? जेड टेस्ट यूज करते हैं। ये इसकी कंडीशंस है, अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्या होती है मैंने ओरल वे में बता दी। क्या होती है कि एक तो ये कि लार्ज सैंपल होना चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन मीन का पता होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन मीन नहीं पता होता है और हमारा लार्ज सैंपल नहीं होता है, स्मॉल सैंपल होता है, तो हम टी टेस्ट जो है वो निकालते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जेड टेस्ट तभी निकलेगा जब लार्ज सैंपल होगा और उसके अलावा पॉपुलेशन मीन का पता होगा। तो लिखिए यहाँ पर पहली शर्त, जेड टेस्ट का प्रयोग लार्ज सैंपल्स पर आधारित सार्थकता यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल, सार्थकता का परीक्षण करने हेतु
किया जाता है। सेकंड मैंने क्या बताया था? क्या पता होना चाहिए? पॉपुलेशन मीन, यानी कि जो हमारा पैरामीटर होता है उसका हमें पता होना चाहिए। जेड टेस्ट का यूज तब किया जाता है जब पॉपुलेशन मीन म्यू का निश्चित मान दिया हुआ होता है और उसे टेस्ट करना होता है। दोनों कंडीशंस बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि आपको जेड टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है या फिर टी टेस्ट लगाना है। आपको कंडीशंस खुद से देखनी पड़ेगी, आपको सैंपल का साइज देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस चीज को जानने के लिए आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। बताओ यहां तक लिखा गया क्या? ओके, तो अब बात करते हैं आगे कि कैसे जो है वो हम इसमें अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और कैसे जो है वो उसकी टेस्टिंग प्रोसेस होगी। तो टेस्टिंग प्रोसेस के स्टेप लिखिए अब, जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना। तो टेस्टिंग प्रोसेस क्या होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले भाई आप जो है वो अपने क्वेश्चन से, अभी क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने, मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहला क्या, कि जो भी भाई हमारे पास में हमारे सामने क्वेश्चन है, हम उसमें से अपनी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करेंगे? बनाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या? नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ज्ञात करेंगे। किससे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, उसमें से जो है वो हम अपनी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल 2000 और H1 म्यू इक्वल नॉट इक्वल 2000। इस तरीके से हम अपनी हाइपोथेसिस क्या करेंगे? क्वेश्चन से निकाल लेंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। ये लो यहाँ पर स्टेप भी लिख दो। डन। सबसे पहले हम ये करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे कि जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा, मैम हम तो भूल गए, बोलो कि मैम हम तो भूल गए अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हमें क्वेश्चन में दी होगी तो ठीक है भाई, मोस्टली 5% देखने को मिलती है क्वेश्चन में भी, और या फिर 1% दिखा देंगे वो, या फिर 2% या फिर 10%, बाकी ज्यादा दिखाएंगे नहीं। आई थिंक शायद कैलकुलेटर नहीं अलाउड है ना आपके एग्जाम में। अगर कैलकुलेटर अलाउड होता तो वो फिर कुछ भी दे सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मतलब कि कैलकुलेशन आपके लिए रखी तो थोड़ी टफ ही जाएगी,
लेकिन हार्डेस्ट लेवल की भी नहीं रखी जाएगी अगर कैलकुलेटर नहीं है तो बेसिकली आपको 5% देखने को मिलती है क्वेश्चन में, 1% देखने को मिलती है, 10% देखने को मिलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना कुछ कहा गया हो तो हम 5% मानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। आई थिंक ये लिख लिया होगा आपने। मैं इसको पूरा स्लाइड को पूरा ऊपर स्क्रॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बात क्या रहेगी कि आपका जो अल्फा है, आप अपने अल्फा को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। अल्फा को डिटरमाइन की हिंदी क्या होती है, अल्फा को निर्धारण होता है, लेकिन क्या लिखा जाएगा फिर वर्ड, अल्फा का निर्धारण किया जाएगा। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं बीच बीच में ऐसे जो भी जितना भी आपको पीछे समझाया है उन सब टर्म्स को जो है वो बीच में उठा उठा के लाते रहूंगी, जो आप सारे के सारे क्या रहोगे, बीच बीच में बार बार भूलते रहोगे। तो अल्फा क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि भाई हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। जैसे कि हमारा अल्फा जो है वो क्वेश्चन में दे दिया 1%, अल्फा हमारा क्वेश्चन में दे दिया 5%, अल्फा हमारा क्वेश्चन में दे दिया 10%, कुछ भी दे सकता है। अगर ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया हो, अल्फा नहीं दिया हो, अल्फा का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हो, तो 5% माना जाएगा। ये क्वेश्चन में 5% भी आपको दिखा हुआ मिल सकता है, या फिर 0.05 भी आपको दिखा हुआ मिल सकता है। क्योंकि 5% है तो 5 को आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद में कितना मान आ जाएगा, 0.05 जो है वो इसका मान निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 1 को भी 0.01 लिखा जा सकता है, वैसे ही 5 को 0.05 जो है वो लिखा जा सकता है, वैसे ही इसको जो है वो हमारा 0.1 जो है वो लिखा जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से परसेंटेज फॉर्म में ना मिलके ऐसे डेसिमल के फॉर्म में आपको मिलेगा तो आपको ये भी याद रखना है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अपना अल्फा को जो है वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो अल्फा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। टेबुलेशन मान मैंने आपको सबका बताया हुआ है, जैसे कि 1 का हमारा कितना होता है, 2.58 होता है। 5 का हमारा कितना होता है, 1.96 होता है। 10 का हमारा कितना होता है, 10% का 10% का हमारा 1.645 होता है। तो ये सारे मान मैंने आपको बताए हुए हैं, पहले ही बता दिए थे। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है ये सब पहले बता दिया, टेबुलेशन मान पहले बता दिए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कवर अप कर चुके हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है, हम सिर्फ वो चीज देख रहे हैं। तो स्टेप 2 में हमारी ये चीजें हो गई। अब बात आती है, एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हम स्टेप देख रहे हैं, अब स्टेप 3 की बात आती है। अब स्टेप 3 की बात आई कि हमें z कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, z कैलकुलेट करना है। तो z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड सिग्मा √n। अब बोलो कि मैम हमें तो इनमें से यही नहीं पता कि कौन सी चीज क्या होती है, बोल दो सारे, या फिर मैं इसको लिख दूं क्या, स्टैटिस्टिक माइनस पैरामीटर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इसकी भी फुल फॉर्म लिख दूं, वरना फिर भूल जाओगे सब, बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मी। तो अब इसमें मुझे ये बता दो, z तो भाई हमें पता है कि z तो हमारा टेस्ट है, x बार क्या होता है, म्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है और n क्या होता है। क्या ये सारी चीजें मुझे अभी बताने की जरूरत है, मुझे ये बता दो कि क्या ये सारी चीजें मुझे अभी बताने की जरूरत है, क्या मैंने ये सारी चीजें आपको पहले नहीं बताई है। लेकिन फिर भी मेरा तो बार 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 जो है वो क्या होता है, फर्ज बनता है आप लोगों को बताने का।
तो हमारा जो एक्स बार होता है, एक्स बार हमारा सैंपल मीन होता है। क्या होता है? सैंपल मीन। ओके। म्यू जो है वो हमारा पैरामीटर भी होता है और उसके अलावा पॉपुलेशन मीन भी इसको कहा जाता है। पॉपुलेशन मीन या फिर पैरामीटर। ये हमारा क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा जो है वो हमारा क्या होता है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। एन क्या होता है? एन हमारा सैंपल साइज होता है। ध्यान देते रहना हर एक चीज पर, किसी चीज को छोड़ मत देना। कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। जितनी समझा रही हूँ वो बिल्कुल कट टू कट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आई होगी। z का फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई रूट एन। ओके। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से डिवाइड करना। अब एक बात और ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में देके सीधा सीधा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी पूछ सकता है। क्या कहा मैंने? आपसे सीधा सीधा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी पूछ सकता है। कितना लिख लिया? ओके। तो आई थिंक ये फॉर्मूले, आई थिंक नहीं, ये फॉर्मूले आप सॉरी, वो मेरी आदत है बोलने की। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की, इसकी बात करूं मैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन देके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्या देके? आपको जो है वो क्या दे दिया जाए? आपको जो है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाए और उसके अलावा जो है वो आपको क्या दे दिया जाए? सैंपल का साइज बता दिया जाए, तो आपसे स्टैंडर्ड एरर मीन भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का हमारा ये वाला फॉर्मूला तभी होगा जब हमें क्या पता है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया है। बात समझ आई? अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगी, जब हमें पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं टी टेस्ट में बताऊंगी। बिल्कुल होच पोच नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बता दिया तो फिर आपको ये होगा कि उधर हमने फिर सेम पढ़ा तो आप सब बोलोगे कि मैम जेड टेस्ट में भी तो हम इसी को यूज कर रहे थे। तो नहीं, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है तभी हम जेड टेस्ट निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जेड टेस्ट में ही हम उसी एरर का यूज करेंगे उसके फॉर्मूले में जहां पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन हमारा जो है वो फॉर्मूला होगा। आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे 3 स्टेप हुए। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4।
स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है? अब एक तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड टेस्ट यानी कि जेड का टेबल का मान कितना होगा? कितना होगा? जैसे कि 1% पे 2.58 होगा, 5% पे 1.96 होगा, 10% पे 1.645 होगा। तो वो सब हमें यानी कि वो सब हमें जेड का टेबुलेशन मान हमें मिला हुआ है कि जेड का मान इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक हम फॉर्मूले से z का मान निकाल रहे हैं, तो वो z कैलकुलेटेड का मान है। तो अब देखो क्या होता है कि फिर मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी। और कौन सी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे होते हैं? अपनी नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। तो बेसिक सी बात है, जब z z का मान कैलकुलेशन वाला, ओके, बड़ा है या फिर बराबर है इसका z टेबुलेशन के मान का, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी? एक हमारा कंडीशन बनेगी कि z का कैलकुलेशन मान से बड़ा है हमारा क्या? टेबुलेशन। टेबुलेशन में पोच पोच नहीं होना है। क्या बताया मैंने? कैलकुलेशन आप फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे। फॉर्मूला बता दिया आपको। फॉर्मूला क्या बताया? यही कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? ये वाला मान निकालोगे। ये वाला मान कहाँ से निकालोगे भाई? आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5% या फिर 10%। तो 1% पे आपका कितना होगा? 2.58 होगा, 5% पे 1.96 होगा, 10% पे कितना होगा? 1.645 होगा। देखो इतना एक्सप्लेन करके सीरियसली बता रही हूँ, जितना एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ ना, जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी अगर किसी ने गलत किया है तो यहीं पकड़ पकड़ के छित्तर मारूंगी, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? यही पकड़ पकड़ के छित्तर मारूंगी अगर गलत किया तो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हमारा जो ये मान है, ये z का कैलकुलेशन, ये वाला मान जब हमारा हमने भाई कैलकुलेट किया, हमने एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि एक सार्थकता का स्तर हमने निर्धारित किया था कि भाई 2.58 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया या फिर 2.58 के बराबर भी आ गया तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। और वहीं पर जब हमारा कैलकुलेटेड मान से हमारा टेबुलेशन मान ज्यादा है, यानी कि जैसे कि मानो कि 5% था और हमारा कैलकुलेशन हमने मतलब कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में 5% मिली थी और हमारा जेड का कैलकुलेशन मान जो है वो 2 आ गया, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया। हमें कितना चाहिए था? 1.96। भाई अगर 0.4 का भी फर्क है ना तो भी एक्सेप्ट नहीं हो गई। अगर 1.96 ही हमारा कैलकुलेट करके आया था, 1.96 ही का था टेबल का, तब भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर वहीं पर 1.96 हमारा टेबुलेशन का था और ये 1.95 भी आ जाती ना, तब भी हमारी जो है वो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती? एक्सेप्ट हो जाती। तो बताओ समझ आई चीजें कि नहीं आई? कितना सिंपल है। बहुत सिंपल है, सीरियसली बता रही हूँ, एक बार दो बार रिवीजन करना, सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब जब हमारा कैलकुलेशन मान से हमारा टेबुलेशन मान ज्यादा होगा तो हमारी H0 क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। ये थी भाई टेस्टिंग करने के तरीके, जेड टेस्ट का फॉर्मूला। जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? जेड टेस्ट के स्टेप क्या है भाई? सबसे पहले अगर देखो, चलो मैं रिवीजन करवाती हूँ आपको, बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमने पीछे क्या पढ़ा है अभी अभी।
हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था टेस्ट से। टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है हमको। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के मेथड दो तरीके से जाएंगे। कौन कौन से? एक तो पैरामेट्रिक टेस्ट मेथड होंगे, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मेथड होंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट मेथड वे होंगे जहां पर हमें पॉपुलेशन का पता है और हम सैंपल निकाल सकते हैं, वे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होंगे? जब हमें पॉपुलेशन का नहीं हाँ, पॉपुलेशन का नहीं पता है तो हम सैंपल भी नहीं निकाल सकते, तो तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ते हैं। लेकिन हमें अभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ने हैं ये भी, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। ये जो है वो अलग है। अलग मतलब इन द सेंस, मतलब कि थोड़े अलग है, इनको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एक ही पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, तो हमें पैरामेट्रिक पे फोकस करना है। पहले एक थोड़ी सी सिंपल चीज समझो, उसके बाद में थोड़ी डिफिकल्ट चीजें जो है वो आप लोग समझ पाओगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हमें देखना है। पैरामेट्रिक टेस्ट मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, और पैरामेट्रिक टेस्ट में मैंने आपको बताया कि दो तरीके की चीजें हमको देखने को मिलेगी, मतलब कि सैंपल, एक लार्ज सैंपल और एक स्मॉल सैंपल। जब हमारे सैंपल का साइज या तो 30 होगा या 30 से ज्यादा होगा तो हमारा सैंपल क्या है? लार्ज है। लेकिन वहीं पर जब हमारा सैंपल जो है वो क्या हो जाता है? 30 से कम हो जाता है, तो वो स्मॉल सैंपल है। जब हमारा सैंपल लार्ज है तो हम क्या करेंगे? जेड टेस्ट करेंगे। जब हमारा सैंपल जो है वो स्मॉल है तो हम टी टेस्ट करेंगे, एफ टेस्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, एनोवा टेस्ट करेंगे। ओके, अब बात करेंगे, हमने कर पढ़ना स्टार्ट किया जेड टेस्ट। जेड टेस्ट प्रोफेसर रोनाल्ड फीसर ने दिया है, आपको नाम याद होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आपको नाम याद होना चाहिए। बेसिकली जेड टेस्ट का हम यूज कब करेंगे? जब एक तो हमारे सैंपल का साइज क्या होगा? लार्ज होगा। दूसरा, हमें पॉपुलेशन मीन का पता होगा। अगर हमें पॉपुलेशन मीन का नहीं पता है और हमारा सैंपल का साइज जो है वो छोटा है, तो हम कोई और टेस्ट का यूज करेंगे, जैसे कि टी टेस्ट का। चीजें समझ आई? तो अब यहाँ पर जो है वो हमने ये दोनों चीजें मैंने आपको कंडीशन में बता दी। अब की टेस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है? भाई मैंने आपको 4 स्टेप बताए। स्टेप 1 में मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में से क्या निकालना है? अपनी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो आपको अपनी क्वेश्चन में से निकालनी है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में से क्या निकालना है? अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्वेश्चन में से निकालनी है। क्वेश्चन में दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो आप 5% जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लोगे, और 5% पे हमारा जेड का मान कितना होगा? 1.96 होगा। समझ रहे हो? अब ये मत बोलिएगा कि मैम आपने 1.96 क्रिटिकल वैल्यू बताई थी। क्रिटिकल वैल्यू वही होगी कि जहां के बाद में अगर आपका मान चला गया तो आप क्या कर दोगे? उसको रिजेक्ट कर दोगे। तो वो एक नाजुक क्षेत्र है, वो एक नाजुक दौर आ जाता है जहां पर क्या होता है कि वहां पर चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। तो उस चीज को ध्यान रखना है। और अभी यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो मान है वो हमें जेड के पर्पज से ही चाहिए, क्योंकि जब हम एफ टेस्ट पढ़ेंगे तो ये एफ के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ओके, तो आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए, फिर जो सा टेस्ट है उसी टेस्ट को रख दो। तो यहाँ पे 2.58, 1.96, 1.645 ये सब मैं आपको बता चुकी। स्टेप 2। स्टेप 3 में मैंने आपको z का फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। इन सिंपल वर्ड, स्टैटिस्टिक्स माइनस पैरामीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जब हमको पैरामीटर नोन होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया गया हो, अगर ना दिया गया हो तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करूंगी तो फिर दिमाग में जो है वो क्या हो जाएंगे? बहुत सारे फॉर्मूले मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्स बार, सैंपल मीन, म्यू पॉपुलेशन मीन या फिर पैरामीटर के नाम से जानते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एन सैंपल साइज, सारी चीजें ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने स्टेप 4 पढ़ा क्या कि भाई अगर आपकी कैलकुलेशन का मान टेबुलेशन मान के बराबर है या उससे ज्यादा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कौन सी एक्सेप्ट हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं H0 रिजेक्टेड, H1 एक्सेप्टेड, तो कोई किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, थ्योरेटिकल वे में आपसे पूछ सकते हैं। जब Z का टेबुलेशन मान कैलकुलेशन मान से
कम होता है तो हमारी H1 एक्सेप्ट होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है? चलो मैं यहीं पर लिखती हूँ। जब सेट टेप मान सेट कम है तब H1 एक्सेप्ट होगी। बस ये बता दो मुझे, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? सिर्फ इतना बता दो, ट्रू या फिर फॉल्स। जब z का टेबुलेशन मान जो है वो कम है z कैलकुलेशन के मान से, तब हमारी H1 एक्सेप्ट होगी। ट्रू है या फिर फॉल्स है? जब हमारा z टेबुलेशन मान z कैलकुलेशन से कम है, तब हमारी H1 एक्सेप्ट होगी। यस, क्योंकि हमारी तब जो है वो हमारी H0 क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो H1 तो भाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैं यही बात लिखने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर कि स्टेटमेंट कुछ भी बन सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर H0 रिजेक्टेड लिख रही हूँ तो H1 एक्सेप्ट होगी। H0 एक्सेप्ट हो रही है तो यहाँ पर हमारी H1 क्या होगी, रिजेक्ट होगी। बताओ चीजें समझ आई या फिर नहीं आई यहाँ तक? आज आप लोग इतना ही डाइजेस्ट करिए, क्योंकि कल हम इसी से स्टेप वाइज अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छे से याद करके आएगा, क्योंकि कल क्लास में लाइव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्वेश्चंस कराने में तभी मजा आता है, वरना फिर मैं क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा लाइव आओगे क्लास में, उतने ज़्यादा जो है वो क्या होगा, उतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उतने ज़्यादा मैं एग्जैक्ट जो है वो आपको पेपर में क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी। ओके। मुझे पता है आज संडे है तो छुट्टी मना रहे होंगे सभी, लेकिन मेरी क्लास की छुट्टी नहीं होती है। तो हर रोज क्लास होती है आपकी 8 बजे, तो 8 बजे ज्वाइन किया करो। ओके।